आज आपके सामने प्रस्तुत है कहानियां कहावतों की। पहली कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। इस पर एक कहानी है। एक गरीब परिवार था। उसका खर्चा जैसे तैसे चल रहा था। घर में कभी दाल रोटी कभी सब्जी रोटी। लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा होता था। कभी प्याज नमक से रोटियां खाते, कभी चटनी के साथ, कभी एक आधी आलू बचा लेते तो उसे उबाल कर भरता बना लेते। कभी तीज त्योहार आता था, बिरादरी में किसी के शादी विवाह होता था तो एक आधी बच्चे के कपड़े बन जाते। दूसरे बच्चों के कपड़े भी इसी प्रकार बन पाते। बच्चों के कपड़े फटते तो माँ सिल कर पहनने लायक बना देती। जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों को फल पकवान खाते देखते और मन ही मन अपनी इच्छा को मारते रहते। बच्चों की माँ की भी मजबूरी थी, इसलिए वह भी ये सब देखती रहती थी। फिर भी वह कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ लाकर अपने बच्चों को दे ताकि बच्चों का मन बहल सके। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़िया, गज्जक और भुने चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीजें लाकर देती। जब बच्चे मांगते तो माँ कह देती कि अभी पैसे नहीं है, दो एक दिन में ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार घर वाले को मजदूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि जरूरी चीजें आ गई। एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि कभी न पैसे बचा सकेंगे और न बच्चों के लिए कोई चीज ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न बेजड़ जो चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवा कर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए गए तो भूनने की बात सामने आई। पहले उसने सोचा कि क्यों न रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून ले। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भर चने लेकर भुनाने के लिए पहाड़ पर जा पहुंची। वहीं भुनने वालों की कतार लगी थी। कोई अनाज पोटली में लाया, कोई झोली में लाया था। उसके पास न पोटली थी और न कोई झोली। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधे हाथ में लिए थी। जब उसका नंबर आया तो भड़बूजे ने उसकी ओर देखा और पूछा, तेरा अनाज कहाँ है? वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगी। मुट्ठी भर चने देकर उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा। उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं भुना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। उसकी गीली आंखें देखकर भड़बूजी ने उसके हाथ में चने लेते हुए कहा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। भड़बूजी के कपड़ों के चनों को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे भुने चनों में से एक मुट्ठा भरा और कपड़े में बांधकर उसे देते हुए कहा, ये ले जाओ। अगली कहावत है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। एक दिन एक आदमी अपने लड़के के साथ बाजार जा रहा था। बाजार पहुंचकर उसने कुछ सामान खरीदा। सामान लेकर बाप बेटे दोनों बातें करते चले जा रहे थे। सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। जब पास आ गई तो बाप बेटे से बोला, देखो बेटे, गाड़ी पर नाव जा रही है। देखकर बालक खुश हुआ, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद हो आया। अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, नाव गाड़ी पर क्यों जा रही है? वह तो पानी में चलती है। उसके पिता ने कहा, तुम ठीक कहते हो। देखो बेटा, नाव को बढ़ई बनाते हैं। नाव पानी पर चलती है, सड़क पर तो चलती नहीं, इसलिए गाड़ी नाव को पानी तक ले जा रही है। जब नाव पानी तक पहुंचा दी जाएगी तो पानी में चलने लगेगी। अच्छा पापा, बालक ने कहा और बातें करते हुए अपने घर चले गए। एक बार ये दोनों बाप बेटे परिवार के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। गांव नदी के उस पार था, इसलिए गांव को जाते जाते समय नाव में बैठकर नदी पार करनी पड़ी। जब वे रिश्तेदारी से वापस आ रहे थे तो फिर उसी नदी को पार करने का अवसर आया। जब उसकी नाव बीच नदी में पहुंची तो सामने से एक नाव आते देखकर बालक चिल्ला उठा, देखो पिताजी, जो बड़ी नाव आ रही है। जब नाव करीब आई तो वह बोला, पापा, उस दिन बाजार में नाव गाड़ी पर थी और आज गाड़ी नाव पर है। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके पिता ने उससे पूछा, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? मैंने उस दिन बताया था कि नाव पानी पर चलती है, सड़क पर नहीं। इसी प्रकार गाड़ी सड़क पर चलती है, पानी पर नहीं चल सकती। इसलिए गाड़ी उस पार सड़क तक पहुंचने के लिए नाव पर बैठकर नदी पार कर रही है। यह तो बेटे समय की बात है। आज गाड़ी नाव पर जा रही है।
उस नाव में और भी लोग बैठे थे जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ये तो ऐसी बात हो गई बच्चू, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। अगली कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। एक नगर में एक सेठ था, वह बहुत कंजूसी के लिए नगर में प्रसिद्ध था। न वह किसी को भिक्षा देता था और न किसी को दान दक्षिणा। उसके अपार संपत्ति थी, लेकिन वह निसंतान। तमाम लोग उससे कहते थे कि तुम ये करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी हमेशा इसी बात पर उससे लड़ाई करती थी। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, चलो तुम किसी की बात मत मानो, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो, गंगा स्नान कराओ। इस बात को तुम भी मानते हो कि गंगा के जल में स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं? सेठ बोला, हाँ ये तो हम मानते हैं, गंगा स्नान करने में कोई परेशानी नहीं कर सकते, लेकिन और कुछ होना हवाना नहीं है। उसकी पत्नी बोली, चलो ठीक है, किसी दिन गंगा स्नान कराओ, यदि तुम हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो गंगा स्नान तो हो ही जाएगा। एक दिन वह गंगा स्नान के बहाने हरिद्वार घूमने गया। पहले दिन उसने गंगा के घाटों को, स्नान करती भीड़ को और लोगों को, ठगते पंडों को देखा। दूर दूर तक फैले पर्वतों से युक्त प्रकृति के दृश्यों को देखता रहा। दूसरे दिन उसने गंगा स्नान किया और चल दिया। कुछ ही कदम चला कि एक साधु सेठ के सामने आकर रुक गया और बोला, सज्जन पुरुष, तेरा विशाल मस्तक कहता है कि तुम यशस्वी और धनवान हो, तेरा यश दूर दूर तक फैलेगा, कुछ दान कर दे, तेरा भला होगा। सेठ ने देखा कि यह साधारण साधारण साधु नहीं है, इसके चेहरे पर तेज है, इसकी आंखों में आकर्षण है। सेठ उसकी ओर खींचता सा महसूस करने लगा। उसने अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा, महाराज, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद सेठ जैसे ही चलने लगा, साधु ने रोककर कहा, बच्चे, जो तेरी इच्छा हो दे दे, इतना तो अवश्य ही है तेरे पास। सेठ ने फिर कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु बोला, 1 रुपया तो होगा बच्चा, 1 रुपये दे दे। सेठ बोला, आप 1 रुपये की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक देला भी नहीं है। साधु ने सोचा कि आज तो बहुत बड़े सूम से पाला पड़ा है। यह सोचते हुए साधु बोला, ठीक है, देला नहीं है तो दमड़ी ही दे दे, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। सेठ ने देखा कि ये तो पीछे पड़ गया, ये इसे छोड़ने वाला नहीं है। ये सोचते हुए सेठ बोला, महाराज, मेरे पास तो एक दमड़ी नहीं है। हाँ, यदि आप मेरे घर आए तो आपकी सेवा करूंगा और उधार का धेला भी मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आपको एक दमड़ी तो दे ही दूंगा, ऐसा समझो आपकी एक दमड़ी उधार रही। साधु ने सोचा कि एक दमड़ी भी उधार कर रहा है। सेठ उसे अद्भुत और विलक्षण बुद्धि वाला जान पड़ा। अच्छा बच्चे, आते हैं कभी तेरे यहाँ? इतना कहकर साधु ने सेठ से पता पूछा और आगे बढ़ गया। सेठ उसको देखता हुआ दूसरी ओर चला गया। लगभग 2 वर्ष बाद वह साधु उस नगर से होकर जा रहा था। अचानक उसे सेठ की याद आ गई। वह सेठ से मिलने के लिए उस नगर में रुक गया। नगर में जब साधु ने उस सेठ के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, महाराज, कहाँ जा रहे हो? वह पक्का कंजूस है, इस मामले में उसे पूरा नगर जानता है। आप यहाँ विश्राम करिए और भोजन पाइए। कोई कहता इसने किसी को भी कुछ नहीं दिया कि समझो कसम खा रखी है। उसका कहना है कि कोई साधु फकीर हमसे कुछ लेकर दिखाए। साधु सबकी बातें सुन रहा था। साधु मन ही मन सोचता रहा कि देखता हूं कैसा कंजूस है। साधु जब उसके दरवाजे पहुंचा तो देखा कि सेठ की हवेली बहुत भव्य बनी हुई है। मुख्य द्वार पर जाकर उसने सांकल खटकाई। तुरंत सेठ के नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर ने देखा कि दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। नौकर के बोलने के पहले साधु ने बोल उठा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए। नौकर ने अंदर जाकर सेठ से कह दिया। सेठ को याद होया कि वह साधु है जिसे दमड़ी देने का वायदा करके आया था। सेठ ने नौकर से कहा कि साधु से कहो कि सेठ जी बाहर आए, 2 दिन बाद आएंगे। नौकर ने साधु से ऐसा ही कह दिया। साधु ने ठीक है कहा और चला गया। 3 दिन बाद साधु फिर पहुंच गया। उसने सांकल खटकाई। सांकल की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। इस बार भी साधु ने नौकर से कहा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए हैं। नौकर किवाड़ भेड़कर अंदर चला गया। उसने सेठ को बताया कि वही हरिद्वार वाला साधु आया है। सेठ ने कहा कि जाकर कह दे कि वे घर पर नहीं है। नौकर ने बाहर आकर सेठ के कहे शब्द साधु से कह दिए। साधु चला गया। एक दिन घर के लोगों ने सेठ जी से कहा कि आप कब तक झूठ बोलकर साधु को लौटाते रहेंगे? वह भी जिद्दी मालूम पड़ता है, 2-3 दिन से लगातार आ रहा है, कभी कभी सामने तो होगा ही, तब क्या करोगे? उसे एक दमड़ी देकर बला टालो। इतना सुनकर सेठ भड़क उठा। एक दमड़ी देकर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं?
मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। जो होगा सो देखा जाएगा। सेठ सेठ की बात से कोई टस से मस नहीं होता था। जो सेठ कहता था उसका सब पालन करते थे। उसका कहा पत्थर की लकीर माना जाता था। अगले दिन साधु फिर आ गया। साधु ने सांकल खटकाई तो आवाज अंदर बैठे सेठ की जी को सुनाई दी। सेठ के दिमाग में एक बात आई। सेठ ने नौकर को बुलाकर कहा कि खिड़की से देखकर आए कि कौन है। नौकर ने जाकर खिड़की से देखा और सेठ के पास आया। नौकर ने बताया कि वही साधु है। सेठ ने घर के लोगों से रोने के लिए कहा। उधर सेठ ने नौकर से कहा कि साधु से कह दो कि सेठ जी मर गए। घर रोना धोना शुरू हो गया। नौकर ने दरवाजा खोला और चुप सा खड़ा हो गया। रोने की आवाज सुनकर साधु ने उससे पूछ लिया, बेटा क्या बात है, रोने की आवाज कैसी आ रही है? नौकर ने सपाट लहजे में कहा, सेठ जी मर गए। साधु जी बोला, श्री प्रभु अनर्थ हो गया। नौकर ने साधु की बात सुनकर दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। सेठ ने आधा घंटे बाद फिर भेजा। लोगों ने रोना बंद कर दिया। नौकर ने दरवाजा खोला तो साधु वहीं बैठा हुआ था। नौकर ने पूछा, महाराज आप गए नहीं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरे यजमान का अंतकाल हो गया है। मैं यहाँ हूं तो मेरा कर्तव्य है कि उसकी अंत्येष्टि में शामिल हूं। नौकर ने दरवाजा बंद किया और सेठ से साधु के कहे हुए शब्द सुना दिए। अब सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर सोचकर सेठ ने अपने नौकरों से मर्ग ले चलने की तैयारी करने के लिए कहा। नौकरों ने जल्दी से सब सामान तैयार किया, अर्थी बनाई, उसमें सेठ जी को कस कर ले चले। रास्ते में जो भी सुनता कि फला सेठ मर गया है वह भी अर्थी के साथ चल देता। मरघट पर पहुंचकर लोगों ने चिता बनाने के लिए जगह साफ की, जल छिड़का, लकड़ियों से चिता बनाने जाने लगी। घर के लोग और नौकर चाकर सभी अंदर से बड़े दुखी थे। सेठ का सबसे प्रिय मुंशी था। वह सिर की तरफ बैठकर बोला, सेठ जी दे दो एक दमड़ी, अब चिता पर लिटने का समय आ गया है। सेठ बोला, चुप रहे, लिटा देने दे चिता पर। लोगों ने जैसे ही सेठ को चिता पर रखने के लिए उठाया, सेठ जी ने अपना शरीर अकड़ा लिया और सांस रोक ली। अब सेठ जी के ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। अब चिन गई तो लोगों ने आग लगाने के लिए कहा। अब यह सोचा जा रहा था कि आग कौन लगाए। वे निसंतान थे। तब तक मुंशी सेठ जी की ओर झुककर कान में कहता है, सेठ जी क्यों एक दमड़ी के चक्कर में अपने प्राण गंवा रहे हो? सेठ जी बहुत गुस्से में थे। सेठ जी ने कहा, लगा दो आग, मर जाने दो। सेठ जी की आवाज सुनकर जोर से निकली तो मुंशी के पास खड़े साधु ने सुन लिया। साधु ने सोचा ये तो दमड़ी के लिए मरने को तैयार है। मुंशी को आग देने के लिए चुन लिया गया। मुंशी रोते हुए जैसे चिता में आग लगाने वाला था, साधु ने मुंशी के हाथों से आग से जलता फूंस छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया और कहा, बच्चे उठ बैठो, मैं तेरी कंजूसी भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। जो चाहो मुझसे आशीर्वाद मांग लो। सेठ तुरंत उठकर खड़े हो गए। चिता की लकड़ियां इधर उधर गिर गई। सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप कर सकते हैं तो दमड़ी माफ कर दो। ये दृश्य देखकर यहाँ लोग मौजूद सन्न रह गए। उन्हीं में से किसी एक ने कह दिया, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगली कहावत की कहानी है, बकरी दो गांव खा गई। एक प्रतापी राजा था। वह एक यात्रा से वापस आ रहा था। उसके साथ सेनापति, सेवक और अंगरक्षक सैनिक थे। वे प्रातःकाल निकले थे और चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। हालांकि वे नगर से कुछ कोस दूर थे, लेकिन राजा ने थोड़ा रुककर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए वे छायादार पेड़ों में को देखते चले रहे थे। इधर उधर देखते हुए कई गांव पार कर गए। उसके बाद उसे पीपल का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। चारों ओर गन्ने के खेत थे। खेतों को पार करता हुआ राजा उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक झोपड़ी बनी हुई है और वहीं एक चारपाई पर किसान और उसका लड़का बैठे हुए हैं। झोपड़ी के दरवाजे से किसान की पत्नी बैठी थी। सामने खेत की फसल कट चुकी थी और उसमें दो बकरियां चर रही थी। राजा के पास आते ही किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़का भी खड़े हो गए। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा के राजसी पहनावा को देखकर वह समझ गया था कि वह राजा है। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रणाम, आप चारपाई पर बैठे। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। जैसे ही घर में कोई रिश्तेदार आता है वह उसके लिए पानी लाती है। उसी भाव से वह लोटे में पानी लाई और राजा के आगे बढ़ा दिया बिना बोले। राजा विद्वान, दयालु और जनता का प्रिय था। वह आम आदमी के सहज व्यवहार और संस्कृति से भलीभांति परिचित था। इसलिए राजा किसान और उसके परिवार के सहज व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने भी सहज होकर किसान से बातें की। अंत में गन्ने की खड़ी फसल के बारे में बात हुई। किसान ने गन्ने के ताजे रस के स्वाद और तासीर के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मार नहीं सका और गन्ने के ताजे रस को पीने के लिए
मन हो गया। राजा ने किसान से गन्ने का ताजा रस पिलाने के लिए कहा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। वह झोपड़ी के पास कुआं था। किसान ने कुएं से पानी खींचा। किसान की पत्नी ने एक लोटे को सफाई से धोया। उधर किसान खेत से मोटा और लंबा गन्ना तोड़कर लाया। उसने गन्ने को साफ करके पानी से धोकर रख लिया। रस निकालने वाले लकड़ी के 2 बेलनों से गन्ने से रस निकाला। रस से भरा लोटा राजा के आगे कर दिया। राजा ने पहले घूंट पीकर चखा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और गट गट करके लोटे को पूरा रस पी गया। रस पीते ही राजा का चित्त शांत हो गया। रस की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी, शक्कर और गुड़ से बिल्कुल अलग, शहद से भी अलग। राजा किसान के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पैर के पास पड़े पीपल के पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया और कहा, 2 गांव तुम्हारे नाम किए, कल दरबार में ये पत्ता लेकर आ जाना, 2 गांव का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पीपल का पत्ता देखकर राजा वहां से चला गया। वह उस पत्ते को उलट पुलट कर देखता रहा। उसने पीपल के पत्ते को कुर्ते की नीचे की जेब में रख लिया। किसान रात भर 2 गांवों के सपने देखता रहा। वह सुबह नहा धोकर दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने देखा पीपल का पत्ता जेब में सही सलामत है। धोते की किनारी ठीक करने के लिए नीचे झुका। पीछे बकरी बंधी हुई थी। बकरी ने पत्ते का डंठल पकड़कर खींच लिया और खाने लगी। जब वह छुड़ाने की कोशिश करता तो वह बकरी पूरा पत्ता खा चुकी थी। फिर क्या था? रात भर 2 गांवों का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता हुआ घर से निकलकर भागा। वह कहता जा रहा था, बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। जो भी उसकी बात को सुनता वह कहता कि अरे ये तो बहुत सीधा सच्चा आदमी है, पागल कैसे हो गया है। कहता जा रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। उसे कुछ लोगों ने रोककर पूछना चाहा कि राजा कहाँ जा रहा है। वह रुका नहीं, भागते हुए बोलता गया, राजा के पास जा रहा हूं, बकरी 2 गांव खा गई है। दौड़ता दौड़ता किसान दोपहर बाद नगर में जा पहुंचा। वहां उसे ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। दरबान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लेट गया और चिल्लाने लगा, राजा के पास जाना है, बकरी 2 गांव खा गई है। दरबानों ने सोचा कि पागल है, लेकिन राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए राजा को सूचित करना जरूरी है। एक व्यक्ति राजा को सूचित करे, बाकी हम इसे पकड़ कर बैठे हैं। दरबान ने राजा के पास जाकर कहा कि एक पागल आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, साथ ही कह रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई है। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार के सब लोग हैरान में थे। ये पागल कहां से आ गया है, कहता बकरी 2 गांव खा गई है। उसके आते ही राजा ने पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। राजा ने सोचा, ये वही किसान है जिसने कल मुझे गन्ने का रस पिलाया था, पीपल के पत्ते पर 2 गांव लिख दिए थे और मैंने आज दरबार में आने को कहा था, लेकिन ये कह रहा है कि बकरी 2 गांव खाई। समझ में नहीं आया। अचानक राजा ने सोचा कि लगता है असावधानीवश वह पीपल का पत्ता बकरी ने खा लिया होगा, इसलिए वह कह रहा है कि बकरी 2 गांव खा गई। अचानक राजा को हंसी आ गई और वह ठहाका मारकर हंसा। राजा की इस अचानक हंसी को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा बोला, मुंशी से कहो इसके नाम 2 गांव का पक्का कागज बना दे। थोड़ा रुककर कहा, ये ठीक कह रहा है, बकरी 2 गांव खा गई। इस घटना को देखकर पूरा दरबार अचरज में डूब गया। अगली कहावतों की कहानी है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक परिवार था। उस परिवार में 7 लोग थे, 3 भाई, 2 बहनें और उनके माता पिता। लड़कों की 2 बहनें अपनी अपनी ससुराल में थी। सब भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रह रहे थे। बीच का भाई दूसरे नगर में जाकर नौकरी कर रहा था। छोटा भाई अपने नगर में ही एक धंधा कर रहा था। बहुत अच्छी कमाई थी उसकी। सबसे बड़ा भाई सबसे गरीब था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। बुढ़े माँ बाप अकेले रह रहे थे। बड़ा लड़का और माँ बाप एक ही मकान में अलग अलग रह रहे थे। अलग अलग ही खाना बनता था। छोटा लड़का पास में ही अलग मकान बनाकर रह रहा था। उसने अपने पिता से सब सुख सुविधाएं जुटा ली थी। छोटा लड़का जब कोई सामाजिक कार्य करता तो वह न अपने माता पिता को की कोई राय लेता और न अपने बड़े भाइयों की। अगर वे कोई अच्छी बात बताते या सामाजिक मर्यादा की बात करते तो वह अपने को उनको झिड़क देता और उनकी बातों को अनसुनी कर देता। कभी कभी मोहल्लेवासियों के सामने भी उन्हें अपमानित कर देता। वह अपने यहाँ आने वालों की खूब खातिरदारी करता और जाते समय विदाई के रूप में रिश्तेदारों को कुछ न कुछ देता था। रिश्तेदार भी उसका ही सबसे अधिक सम्मान करते। जो भी आता उसके यहाँ ही जाता था। उसके माता पिता तथा बड़े भाई को बाद में पता चलता है। रिश्तेदार उसके माता पिता और बड़े भाई के पास कुछ समय के लिए जाते और बैठकर चले जाते
और वे जब अपने घर वापस जाते तो उनसे बिना मिले ही सीधे छोटे लड़के घर से ही चले जाते। उसकी बहनें भी सीधी उसी के घर पहुंचती थी, बाद में बड़े भाई और माँ बाप के यहाँ। लेकिन जब ससुराल वापस जाती तो छोटे भाई के यहाँ से जरूर जाती। बाद में घर वालों को पता चलता कि लड़कियां चली गई हैं। वह अपने भाइयों और माँ बाप की तमाम अपमानजनक बातें करता तो रिश्तेदार और उसकी बहनें उन बातों का विरोध नहीं करते, बल्कि उसकी हाँ में सिर हिलाते। जब बड़े भाई और माँ बाप के पास रिश्तेदार जाते थे तो वे छोटे लड़के द्वारा अपने माँ बाप को कहे अपमानजनक बातों का जिक्र नहीं करते थे। जब माँ बाप और बड़ा भाई छोटे भाई के अनुचित व्यवहार और दुष्टता की चर्चा करते तो यहाँ भी वे चुप्पी साधे रहते, न हाँ कहते और न ना कहते। इन्हीं को समझा बुझा कर चले जाते। एक दिन किसी काम से उसकी बहन और बहनोई आए। रात को छोटे भाई के यहाँ रुके और सुबह चले गए। सुबह जब उसके माँ बाप घर से निकले तो उसे मोहल्ले वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की और दामाद आए थे। उसका बाप हक्का बक्का रह गया, कुछ नहीं बोला। एक व्यक्ति बोला, हाँ भाई, ये बेचारे खुद लाचार हैं, ये उनकी क्या सेवा कर सकते थे, इसलिए वे उनके छोटे लड़के के यहाँ ही ठहरते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मान मर्यादा भी कुछ होती है, अरे भाई जाते वक्त तो सबसे मिलकर जाते हैं। एक वृद्ध सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। वह चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अरे भाई बात साफ है, उसकी नजर में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। लड़के का बाप बोला, हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगली कहानी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गर्मी के दिन थे, बेतहासा गर्मी पड़ रही थी। नदी के कछार में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी के खेत थे। किसान अपनी अपनी फसल देख रहे थे, सोच रहे थे कि जल्दी फसल पकने लगेगी, फलों को बेचकर खर्चे निकलने शुरू हो जाएंगे। जैसे तैसे दिन बीतते गए, बेलों में फूल आने लगे, फिर फल निकलने शुरू हो गए। फल के छोटे से आकार तेजी से बढ़ने लगे। किसी खेत में ककड़ियां आना शुरू हो गई, किसी खेत में तरबूज लगने लगे। वह दिन आ गया जब ककड़ियां और तरबूज तोड़े जाने लगे और बाजार में बिकने लगे। बाजार में ककड़ियों की अपेक्षा तरबूज अधिक पहुंच रहे थे। खरबूजे अभी बाजार में नहीं पहुंचे थे, लेकिन बहुत जल्दी पकने योग्य वाले थे। किसी किसी बेल में खरबूजे पकने वाले थे। कुछ दिन बाद ही खरबूजे भी बाजार में कहीं कहीं दिखने लगे। एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में आया। उसने खरबूजे के खेत नहीं देखे थे। किसान उसे खरबूजे का खेत दिखाने ले गया। बेलों में लगे खरबूजे को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। इससे पहले वह सोचता था कि खरबूजे पेड़ पर लगते होंगे। उसने बेलों में लगे फूल देखे, छोटे से खरबूजे के साथ सूखा फूल देखा, छोटे बड़े आकार के खरबूजे देखे। एक खेत में उसने एक बेल देखी, उसमें लगभग सब खरबूजे बराबर के थे। उनमें खरबूजा लगभग पक गया था और रंग पीला नारंगी पड़ गया था। उसी बेल तथा आसपास की बेलों में खरबूजे हरे रंग के थे। दूसरे दिन वह फिर अपने रिश्तेदार के पास कछार के खेत में गया। घूमते घूमते वह उसी खेत में जा पहुंचा जहां एक दिन पहले खरबूजा लगभग पका देखा था। आज उसी बेल के खरबूजे को देखकर हैरत में रह गया और बोला, इस बेल में खरबूजा पका था, आज बेल के लगभग सभी खरबूजे पके हैं। ये सब एक रात में कैसे हो गया? उस लड़के की बात सुनकर उसका रिश्तेदार खूब ठहाका लगाकर हंसा। किसान के हंसने का वह मतलब समझ नहीं सका। उसके रिश्तेदार ने कहा, बेटे ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानते, जब एक खरबूजे पका होता है दूसरे दिन उस बेल के बराबर के सब खरबूजे पक जाते हैं, यही प्राकृतिक नियम है। शहरी लड़का बोला, ये कैसे हो जाता है, बताओ तो जरा। उसके रिश्तेदार ने अपनी भाषा में कहा, अरे भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगली कहावत की कहानी है, गरीबी में आटा गीला। एक मजदूर परिवार था। उस परिवार में किसी न किसी चीज का अभाव हमेशा बना रहता था। परिवार में किसी बच्चे के पास पूरे कपड़े नहीं होते थे। घर की रूखी सूखी रोटियों के अलावा बाहर की चीजें कम ही खा पाते थे। सर्दियां भी बिना गर्म कपड़ों के गुजर जाती थी। कभी भरपेट खाते तो कभी आधा पेट। एक दिन की बात है, सब बच्चे चौके में बैठे थे। उन्हें जोर की भूख लग गई थी। बच्चों की माँ आटा मान रही थी। वह आटा में पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, फिर भी पानी कुछ ज्यादा पड़ गया था। आटा इतना गीला हो गया था कि उसकी रोटियां नहीं बनाई जा सकती थी। वह बहुत देर तक बैठी अपने से बड़बड़ाती रही। उसका पति भी बहुत नाराज हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि बिना रोटी खाए ही काम पर जाना पड़ेगा। औरत उठकर अंदर गई और मटकियां देखने लगी, शायद किसी में आटा बेसन आदि कुछ पड़ा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में वह आटा लेने के लिए दुकान पर गई।
लाला ने भी आटा उधार देने से मना कर दिया और ताना मारते हुए दुकानदार ने कहा, तुझे कौन देगा? पिछली बार 6 महीने बाद पैसे दिए थे। मैं तो हाथ जोड़ता हूं ऐसे ग्राहकों से। पड़ोस में एक दो परिवार रहते थे जिनसे उसकी बोलचाल थी। उनके पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन वे भी नाक मुंह सिकोड़ कर रह गए। कुछ नहीं बोला। वह अपना सा मुंह लिए घर लौट आई। वह चौके में आकर चुपचाप बैठ गई। बच्चे भी समय की स्थिति को समझ गए थे, क्योंकि इस तरह की स्थितियां अक्सर आती रहती थी। वे भूख से अंदर ही अंदर कुलबुला रहे थे, लेकिन वे अपनी मां से भी डर रहे थे। यदि ये कहा कि भूख लगी है तो पिटाई हो जाएगी। मजदूर की पत्नी ने सोचा कि ये चलो नमकीन लपसी बना लूं, लेकिन उसी क्षण उसे याद आया कि लपसी के लिए तो आटा पहले भूनकर लाल कर लेना पड़ता है। इसी बीच मजदूर ने कहा, मैं कोशिश करता हूं कहीं से कुछ मिल जाए। इतना कहकर वह घर से निकल गया। उसके जाते ही उसकी पत्नी विचारों में खो गई। सोचने लगी, अपने बचपन के दिन इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। घर में कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। हम सब भाई बहन खूब खेलते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। अचानक ध्यान टूटा और आह भरकर कहने लगी, हे भगवान, गरीबी में आटा गिला न करे किसी का। अगली कहावतों की कहानी है एक से भले दो। एक परिवार था। उस परिवार में बूढ़ी माँ थी और एक उसका लड़का। एक लड़की भी थी जो ससुराल में थी। बूढ़ी माँ जीवों से बहुत प्यार करती थी। जब लड़का काम पर जाता था तो माँ अकेली रह जाती थी। उस समय बुढ़िया कुत्ता, तोता और नेवला से मन लगाए रखती थी। उसका लड़का भी इनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने अपनी बहन के जाने के लिए कार्यक्रम बनाया। 2 दिन का रास्ता था। चलते समय लड़के ने कुत्ते को अपने साथ ले जाना चाहा। उसने सोचा था कि रास्ता ठीक से कट जाएगा, लेकिन उसकी माँ ने मना करते हुए कहा कि ये घर की रखवाली करता है, रास्ते में तमाम कुत्ते मिलेंगे, उनसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने जब तोता को साथ ले जाने के लिए कहा तो माँ ने कहा कि इससे पूरे दिन बातें करती रहती हूँ, रास्ते में कोई बिल्ली मार देगी। फिर उसकी माँ ने कहा कि इस नेवले को ले जा, तू इसी से अधिक शरारतें करता है। दूसरे दिन जब वह चला तो नेवले को साथ ले लिया। उसने गले में लंबी पतली रस्सी बांध रखी थी। नेवला दौड़ता हुआ आगे आगे चला जा रहा था। चलते चलते रात हो गई। वह गांव के बाहर मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रुक गया। वहीं पास में एक कुआं भी था। खाना खाकर नेवले को खिलाकर धरती पर बिस्तर लगाया और सो गया। नेवले की रस्सी पीपल की जड़ से बांध दी और सो गया। नेवला भी बैठा बैठा ऊँघता रहा। रात को वहां एक सर्प आया और उस लड़के को काटने के लिए फुंकारा। सर्प की फुंकार से नेवले की आंख खुल गई। लड़के को संकट में देखकर नेवले ने सर्प पर आक्रमण कर दिया। काफी देर बाद दोनों लड़ते रहे। नेवला जख्मी हो गया, लेकिन उसने सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लड़का बहुत थका हुआ था, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। सुबह जब उठा तो उसने अपने आप के पास खून देखा। फिर उसकी दृष्टि मरे सर्प के टुकड़ों पर पड़ी। जख्मी नेवला बैठा था। उधर से एक साधु निकला और वहां आकर रुक गया। एक दो व्यक्ति और आ गए। साधु को घटना के समझ देर नहीं लगी और ये कहते चल दिया, एक से भले दो। अगली कहावतों की कहानी है न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बात बहुत पुरानी है। ग्वालियर में एक राजा था। उसके समय में ग्वालियर राज्य बहुत प्रसिद्ध था। वहां एक तेली रहता था जो राजा के खास आदमियों में से एक था। वह राजघराने के लिए तेल की सारी व्यवस्था करता था। अन्य खास लोगों की तरह उसका भी राजा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। राजा के यहाँ राधा नाम की एक नृत्यांगना थी। वह बहुत सुंदर थी और दरबार में नृत्य किया करती थी। तेली का नृत्यांगना की ओर खिंचाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसने उससे मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके साथ उठने बैठने लगा। वह उसके लिए प्रेम भावना से भरा रहता था। एक बार तेली ने नृत्यांगना से मन की बात कह दी। उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसका उत्तर देते हुए राधा ने कहा, मेरा आपके साथ विवाह संभव नहीं है। राजा ये विवाह नहीं होने देगा। यदि राजा हाँ कर दे तब ही विवाह संभव हो सकता है। तेली ने कहा, राजा से कौन बात करेगा? राधा ने कहा, यह बात तो आपको ही करनी पड़ेगी। एक दिन साहस बटोर कर वह राधा से विवाह करने की बात की चर्चा राजा से कर बैठा। हालांकि राजा जानता था कि तेली और राधा के मेल जोल को बातें दरबार में नहीं नगर में भी फैल गई है, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि तेली राधा से विवाह करने के लिए मन बना बैठा है। राजा उलझन में पड़ गया। तेली राजा के खास लोगों में से एक था। राधा उसके दरबार की शोभा थी। राजा ने तेली से तुरंत कुछ नहीं कहा। उस समय इतना ही बोला कि मैं राधा से पहले पूछूंगा कि वह क्या चाहती है। विवाह उसे करना है, इसलिए बिना उससे पूछे कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
इसके बाद तेली वहां से चला गया। जब तेली राजा से दोबारा मिला तो राजा ने कहा, राधा से तुम्हारा विवाह हो सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तेली ने पूछा, क्या शर्त है? राजा ने कहा, राधा का कहना है कि जिस दिन घानी चलाकर 9 मन तेल निकालकर इकट्ठा कर लोगे, उस दिन वह उससे विवाह कर लेगी। तेली उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महाराज, इसमें 9 मन तेल की शर्त का क्या मतलब है? राजा ने कहा, वह उसी 9 मन तेल में अंतिम बार नाच कर तुमसे विवाह कर लेगी। तेली चुप हो गया। 9 मन तेल घानी में कैसे निकाला जा सकता है? फिर भी वह उसे संभव बनाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजा से कहा, यह शर्त मुझे मंजूर है। इस पर राजा ने कहा, हमारे तेल में कटौती नहीं होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि जब उसके लिए पूरा तेल नहीं निकल पाता तो अलग से 9 मन तेल कैसे निकाल पाएगा। शायद इसलिए वह मना कर देगा। इसलिए तेली का उत्तर हाँ में पाकर राजा चकित रह गया। तब से वह दिन रात तेल निकालने में लगा रहता। बड़ी मुश्किल से समय निकालता, नहाता, खाता पीता और फिर लग जाता तेल की घानी फेरने में। जितना वह तेल निकालता उसमें से अधिकांश राजा के यहाँ चला जाता। कुछ दिन बाद वह बीमार हो गया, लेकिन उसने तेल निकालना न छोड़ा। इस शर्त के बारे में सारे शहर में बराबर चर्चा होती रही। एक दिन कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, अभी तक तेली 9 मन तेल इकट्ठा नहीं कर पाया। बेचारा रात दिन लगा रहता है तेल की घानी फेरने में। बीच में से एक बुजुर्ग बोला, देख लेना, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यही हुआ। 9 मन तेल इकट्ठा करने के लालच में तेली और अधिक बीमार पड़ गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।